जैसा कि चैप्टर का नाम है रासायनिक अपक्रियाएं एवं समीकरण। तो रासायनिक अपक्रियाएं क्या होती हैं, रासायनिक समीकरण क्या होती हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं। रासायनिक अपक्रियाएं पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अपक्रिया कहा जाता है। पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अपक्रिया कहा जाता है। जैसे भोजन का पचना, सांस लेना आदि, दूध का दही बनना एक्सेट्रा। रासायनिक अपक्रिया के दो भाग होते हैं। नंबर 1 अभिकारक, नंबर 2 उत्पाद। परिवर्तन से पहले पदार्थ को अभिकारक कहा जाता है। तथा परिवर्तन के बाद बने नए पदार्थ को उत्पाद कहा जाता है। और जो तीर का निशान होता है उसे हम परिवर्तन कहते हैं। तीर के निशान को परिवर्तन कहा जाता है। आगे हम इसमें पढ़ते हैं। नेक्स्ट, जैसे रासायनिक अपक्रिया क्या होती है पदार्थों में, अभी हम पढ़ चुके हैं। अब आता है रासायनिक समीकरण। तो पदार्थों के परिवर्तन के बाद जो नया पदार्थ बनता है उत्पाद कहते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा बता रहा हूँ। जैसे ए और बी दो पदार्थ हैं। ए और बी दो अलग अलग पदार्थ हैं और इन पदार्थों को क्या कहा जाता है, अभिकारक कहा जाता है। और परिवर्तन के बाद जो नया पदार्थ बनता है उसे हम उत्पाद कहते हैं। तो इस परिवर्तन में जो अभिक्रिया हुई है या जो रिएक्शन होती है उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। अगर यदि कोई समीकरण सूत्र में लिखी है तो उसे हम सूत्र समीकरण कहते हैं। और यदि कोई समीकरण शब्दों में लिखी है तो उसे हम शब्द समीकरण कहते हैं। आइए हम आपको ले चलते हैं आगे ये देखें। अब आता है रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप बनी समीकरण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे Mg+O2 एरो MgO या 2MgO, ये समीकरण हमारी संतुलित समीकरण है। अगर कोई समीकरण सूत्रों में लिखी है तो उसे हम सूत्र समीकरण कहते हैं। अगर कोई समीकरण या रासायनिक समीकरण शब्दों में लिखी है तो उसे हम शब्द समीकरण कहते हैं। अगला टॉपिक है हमारा कंकाली समीकरण। तो कंकाली समीकरण किसे कहते हैं? तो असंतुलित रासायनिक समीकरण को कंकाली समीकरण कहते हैं। जैसे Mg+O2 एरो, ऐसे कहेंगे परिवर्तन बनेगा हमारा MgO। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन एरो मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसमें मैग्नीशियम के एक अणु है और यहाँ ऑक्सीजन के दो अणु हैं, लेकिन मैग्नीशियम ऑक्साइड में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के एक अणु हैं और ये समीकरण संतुलित नहीं है। और जब समीकरण संतुलित नहीं है तो वह समीकरण असंतुलित है और असंतुलित समीकरण को कंकाली समीकरण कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है?
संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? समीकरण को या रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? तो द्रव्यमान संरक्षण नियम को संतुष्ट करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है? तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। इसलिए किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। अर्थात रासायनिक अभिक्रिया के बाद और रासायनिक अभिक्रिया के पहले प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान रहती है। जैसे जिंक Zn, H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल जिसे हम हाइड्रोजन सल्फेट भी कहते हैं। तो क्या होगा? जिंक हाइड्रोजन सल्फेट में से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा और जिंक सल्फेट बना लेता है। यहाँ पर ये अभिक्रिया हमारी संतुलित अभिक्रिया है। जिंक का यहाँ पर एक परमाणु है और इधर भी जिंक का एक परमाणु है। यहाँ H2SO4 में H के 2 अणु हैं और इधर H के 2 अणु हैं। SO4 का यहाँ सिंगल अणु है, SO4 का यहाँ सिंगल है। तो ठीक इसी प्रकार कि कुल द्रव्यमान जो तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। अर्थात रासायनिक अभिक्रिया के पहले परिवर्तन से पहले और रासायनिक अभिक्रिया के बाद प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर है। इसलिए रासायनिक समीकरण संतुलित है। आपको बता चुके हैं कि किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट दिया है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन एरो परिवर्तन का साइन दिया है और हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हाइड्रोजन को हम H2 तथा क्लोरीन को Cl2 से लिखते हैं। एरो हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। तो ये समीकरण हमारी अभी असंतुलित है और इसे हम अभी कंकाली समीकरण कहेंगे, लेकिन इसको बराबर करना है क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार। तो यहाँ हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल हैं और क्लोरीन के 2 हैं। तो यहाँ हाइड्रोजन क्लोराइड मतलब H और क्लोरीन Cl दोनों का एक एक अणु है। तो हम उसको संतुलित करने के लिए 2 से गुणा कर देंगे और दोनों समीकरण मतलब बने उत्पाद के परमाणुओं की कुल द्रव्यमान संख्या बराबर हो जाएगी। हमेशा समीकरण को संतुलित करने के लिए किसी भी यौगिक या तत्व में सामने से गुणा करते हैं, उसके इनटू में गुणा नहीं करते। ये रिएक्शन गलत हो जाएगी, मतलब यह कहेंगे कि संतुलित नहीं होगी अगर रिएक्शन को इस तरीके से लिखा जाए H2 प्लस Cl2 एरो HCl HCl। अगर हम इसको संतुलित करें और कहें कि यहाँ पर H2 और Cl2 लगा दें तो ये समीकरण हमारी गलत हो जाएगी। कभी भी बैलेंस करने के लिए या समीकरण को संतुलित करने के लिए उसके नीचे या सपिक्ष में नहीं लगाते, उसके सामने गुणा की जाती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट दी है रिएक्शन बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट एरो बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड।
तो बेरियम क्लोराइड का सूत्र होता है BaCl2 प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट का सूत्र होता है Al2SO4 का होल थ्राइस एरो। बेरियम सल्फेट को लिखा जाता है BaSO4 प्लस और एल्यूमिनियम क्लोराइड का सूत्र होता है AlCl3 आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट रिएक्शन है इसकी सोडियम प्लस जल एरो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। क्या सोडियम प्लस जल, सोडियम को Na प्लस जल का सूत्र H2O एरो सोडियम हाइड्रोक्साइड को NaOH तथा हाइड्रोजन को H2 से लिखते हैं। और H2 एक हाइड्रोजन गैस है और गैस के प्रतीक को ऊपर तीर के निशान से इस तरीके से दर्शाया जाता है। अब ये समीकरण संतुलित नहीं है तो इसको क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। दोनों समीकरणों को हम एक साथ बैलेंस करते हैं। जैसे ऊपर वाली इक्वेशन हमारे दे रखी है BaCl2 Al2SO4 का होल थ्राइस एरो BaSO4 और AlCl3। BaCl2 Ba का यहाँ पर एक अणु है और इधर Ba का एक अणु है। Ba हमारा संतुलित है, ये बैलेंस है। यहाँ Cl के दो अणु हैं और यहाँ Cl के तीन हैं। तो हमें इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 3 से गुणा कर दें। अगर हम 3 से गुणा कर दें BaCl2, इधर देखिए यहाँ Al के एक अणु है और इधर Al के दो हैं। तो मैंने कहा संतुलित करने के लिए हमेशा सामने 2 से गुणा करते हैं, अब यहाँ AlCl3 बैलेंस है, AlCl3 बैलेंस, तो Cl के यहाँ पर होगा 3 दूनी 6। ये इस वाले टर्म की इस वाले से गुणा होती है, ये जोड़े नहीं जाते। 3 दूनी 6, तो यहाँ पर Al के मतलब Cl के क्लोरीन के 6 अणु हो गए और इधर क्लोरीन के 2 हैं। तो संतुलित करने के लिए इधर क्लोरीन को यहाँ 3 से गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे, 3 से गुणा कर देंगे। यहाँ पर हमने 3 से गुणा कर दी। अब देखें अब क्या रह गया, हमारा Al और Cl3 बैलेंस हो गया, लेकिन यहाँ Ba के 3 अणु हैं, Ba के अब 3 हो गए और यहाँ पर Ba का सिंगल है, तो यहाँ से 3 से गुणा कर देंगे। अब हमारा Ba भी संतुलित हो चुका है। अब क्या रह गया हमारा SO4, तो SO4 के यहाँ पर 3 अणु हैं क्योंकि होल थ्राइस लगा है और यहाँ पर अब 3 से गुणा हो रही है, तो SO4 भी अब संतुलित है। तो हमारी ऊपर वाली इक्वेशन संतुलित हो चुकी है। अब हम नीचे वाली समीकरण देखते हैं। जैसे कि यदि है सोडियम, ये लिखा है सोडियम प्लस H2O जल, सोडियम प्लस जल, और ये लिखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड और इसको हाइड्रोजन गैस। तो सोडियम के यहाँ पर एक अणु है और यहाँ पर भी सोडियम Na का एक अणु है। यहाँ पर H के 2 और यहाँ पर H के 2 और एक 3 अणु दे रखे हैं। तो यहाँ पर हमारा अभी ये बैलेंस नहीं है, तो इसको बैलेंस कैसे करेंगे, लेकिन Na प्लस H2O एरो NaOH प्लस H2, बैलेंस कैसे करेंगे इसको, देखिए यहाँ सोडियम का एक है और Na के 2 हैं। अगर हम इस H2O में 2 से गुणा कर दें, H2O में जल में 2 से गुणा कर दें तो यहाँ हाइड्रोजन के 4 हो जाएंगे और यहाँ पर हमारे हाइड्रोजन के 2 और एक 3 हैं। तो अभी हमारी इक्वेशन संतुलित नहीं है, तो हम यहाँ से 2 से गुणा नहीं कर सकते। नहीं ठीक है, 2 से गुणा करेंगे। अब यहाँ पर 2 से अगर यहाँ पर गुणा कर दें तो यहाँ पर हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन के 2 यहाँ पर हो गए, 2 से सामने गुणा हो रही है और 2 ये हाइड्रोजन हमारा बैलेंस है। ऑक्सीजन देखें, ऑक्सीजन के सामने 2 से गुणा हो रही है और ऑक्सीजन के यहाँ पर 2 हैं, तो ऑक्सीजन भी हमारा बैलेंस है।
ऑक्सीजन भी संतुलित है। लेकिन सोडियम परमाणु के यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल हैं, 2 अणु हैं, तो यहाँ पर सोडियम का एक है। सोडियम को बैलेंस करने के लिए सामने 2 से गुणा कर देंगे, सामने 2 से गुणा कर देंगे। अब हमारी इक्वेशन पूरी संतुलित है। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए नेक्स्ट हमारा अभी ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। पहला दे रखा है, जल में बेरियम क्लोराइड, जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अपक्षेप बनाते हैं। बेरियम सल्फेट का अपक्षेप बनाते हैं। जैसे कि हमारी रिएक्शन दे रखी है, एक सेकेंड, ये देखें, जैसे दिया है आपको बेरियम क्लोराइड को हम लिखते हैं BaCl2 तथा सोडियम सल्फेट का सूत्र होता है सोडियम Na2SO4, सोडियम सल्फेट का सूत्र होता है Na2SO4। आगे बन रहा है कि विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड NaCl तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट, जो जल में किसी में घुलनशील नहीं होता या अघुलनशील होता है, तो बेरियम सल्फेट BaSO4 का अपक्षेप बनाता है। अब इसको कह रहा है संतुलित करना है, तो ये इक्वेशन ऊपर वाली जो है वो हमारी कंकाली समीकरण है, मतलब असंतुलित समीकरण है, उसको हम संतुलित करते हैं। जैसे BaCl2, Ba का इधर एक परमाणु है, बराबर में एक इधर है, बैलेंस है। लेकिन Cl के यहाँ 2 हैं और यहाँ Cl का एक अणु है, तो Cl को बैलेंस करने के लिए इधर सोडियम क्लोराइड में 2 से गुणा कर देंगे, सोडियम क्लोराइड में 2 से गुणा कर देंगे। अब इधर देखें, सोडियम परमाणु के 2 अणु हो चुके हैं और इधर पहले से ही 2 अणु हमारे मौजूद थे, तो अभी हमारी इक्वेशन पूरी संतुलित हो चुकी है। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट दिया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन जल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन जल से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनाते हैं। एक बार फिर से पढ़ लें। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम लिखते हैं NaOH से, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र NaOH तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड NaCl तथा जल बनाते हैं। अब ये समीकरण हमारी पूरी संतुलित दी है, आप देख सकते हैं। यहाँ Na का हमारा एक अणु है, इधर Na का एक है, यहाँ पर OH मतलब O का एक अणु दिया है और इधर एक O का एक है। यहाँ पर H और H, 2 H इधर हैं और H के यहाँ पर 2 अणु पहले से दे रखे हैं। Cl का एक अणु है और Cl का एक अणु है। ये समीकरण हमारी संतुलित दी हुई है। नेक्स्ट रिएक्शन है, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो मैग्नीशियम जो है बहुत ही क्रियाशील धातु है, सोडियम और कैल्शियम आदि की तरह। जब ये खुले में रखा जाता है तो इसकी बाहरी परत या बाहरी सतह वातावरण की ऑक्सीजन से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत बना लेता है। जैसे Mg+O2 और MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड की ये परत काफ़ी स्थिर होती है। मैग्नीशियम ऑक्साइड की ये परत काफ़ी स्थिर होती है और ऑक्सीजन के साथ मैग्नीशियम की पुनः प्रतिक्रिया को रोकती है। मीन्स जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत बन जाती है तो उसको मैग्नीशियम जो है उसको पूर्ण तरीके से
उसकी प्रतिक्रिया में प्रयोग किया जा सके, मतलब पूरी तरीके से मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया जा सके, इसलिए हम इसे रेगमाल या रेत पेपर से साफ करते हैं। जैसा कि दिया है कि के साथ मैग्नीशियम की पुनः प्रतिक्रिया को रोकती है। इस परत को हटाने के लिए मैग्नीशियम रिबन को पेपर द्वारा, रेत पेपर द्वारा या रेगमाल से साफ किया जाता है ताकि अंतर्निहित धातु का उपयोग किया जा सके, आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे नेक्स्ट है हमारा संयोजन अपक्रिया। तो संयोजन अपक्रिया किसे कहते हैं? तो ऐसी अपक्रियाएं जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अपक्रिया कहते हैं। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन और परिवर्तन के बाद बनाते हैं CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो यहाँ पर दो अभिकारक दे रखे हैं, एक कार्बन और ऑक्सीजन, दोनों संयोग करके एकल उत्पाद बनाते हैं, एकल सिंगल टर्म बनाते हैं। इधर प्लस में कोई भी तत्व नहीं निकलता है, तो ये हमारे कहलाती है संयोजन अपक्रिया। तो संयोजन अपक्रिया हमारी वे अपक्रियाएं होती हैं, ऐसी अपक्रियाएं होती हैं जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अपक्रिया कहलाती है। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये अवस्थाएं दे रखे हैं। ये तत्व किन किन अवस्थाओं में पाए जाते हैं? जैसे हम सॉलिड ठोस अवस्था में होता है, जिसको हम S से डिनोट करते हैं, गैस को G से, स्मॉल g से, लिक्विड एक L, स्मॉल l से रिप्रेजेंट किया जाता है। और एक होता है हमारा जलीय विलयन, जिसको हम कहते हैं एक्वस, AQ से लिखा जाता है, AQ, इस तरीके से वो होता है हमारा जलीय विलयन की अवस्था में। नेक्स्ट है हमारा वियोजन अपक्रिया। वियोजन अपक्रिया किन्हें कहते हैं? इस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद बनाता है, वियोजन अपक्रिया कहलाती है। एकल मतलब सिंगल तत्व, सिंगल यौगिक, कैल्शियम कार्बोनेट एकल है, इसके प्लस में कुछ भी ऐड नहीं है, तो ये एकल कहलाएगा, सिंगल होगा। और ये इसको ऊष्मा देने पर, गर्म करने पर ये कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट को संगमरमर, चूना पत्थर आदि नामों से जाना जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड जिसे हम बिना बुझा चूना भी कहते हैं, और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस। आगे एक रिएक्शन और देखते हैं, जैसे लेड नाइट्रेट एकल अभिकर्मक है, लेड नाइट्रेट टूटकर ये लेड ऑक्साइड PbO तथा NO2 प्लस O2, लेड ऑक्साइड, PbO लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में परिवर्तित हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। हमारी नेक्स्ट अपक्रिया आती है वियोजन अपक्रिया हो चुकी है, विस्थापन अपक्रिया। विस्थापन अपक्रिया वे अपक्रियाएं होती हैं कि इस अपक्रिया में एक तत्व दूसरे तत्व के विलयन से उस तत्व को विस्थापित कर देता है, विस्थापन अपक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे जिंक एक धातु है और एक कॉपर सल्फेट का विलयन दिया है, तो जिंक अधिक क्रियाशील होने के कारण कॉपर की तुलना में कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है। जिंक अधिक क्रियाशील होने के कारण कॉपर की तुलना में कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है, और ये हमारी एक विस्थापन अपक्रिया कहलाती है। जैसे लेड कॉपर क्लोराइड के विलयन से
लेड कॉपर की तुलना में अधिक क्रियाशील होने के कारण कॉपर को विस्थापित कर देता है और लेड क्लोराइड बना लेता है। ये अपक्रियाएं हमारी विस्थापन अपक्रियाएं कहलाती हैं। ये अपक्रियाएं हमारी विस्थापन अपक्रियाएं कहलाती हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट है हमारा द्विविस्थापन अपक्रियाएं। तो द्विविस्थापन अपक्रियाएं हमारी वे अपक्रियाएं हैं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, उन्हें द्विविस्थापन अपक्रियाएं कहते हैं। उन्हें द्विविस्थापन अपक्रियाएं कहते हैं। जैसे सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड, एरो या परिवर्तन बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। इसमें Na इस Ba के साथ क्लोरीन के साथ तथा Ba इस सल्फेट के साथ अपने आयनों का आदान प्रदान कर देते हैं। तो BaSO4 तथा सोडियम क्लोराइड NaCl बना लेता है और आयनों के बीच आदान प्रदान की प्रक्रिया को, इस अभिक्रिया को द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। वे अपक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, उन्हें द्विविस्थापन अपक्रियाएं कहते हैं। ये अभिकारक हैं, ये दोनों अभिकारक हैं और अभिकारकों में आयनों के बीच आदान प्रदान करना, ये हमारी द्विविस्थापन अपक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट है हमारा, आगे देखते हैं उपचयन और अपचयन। ये हम कल की वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। आपका अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।